आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारे स्ट्रक्चर को सीखेंगे और क्या क्या ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है इस टेंस के अंतर्गत एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहचान, कि पहचान क्या है, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, इसमें पहचान आएगा हमारा ता है, ती है और ते। ता है, ती है, ते है, जो आने वाला शब्द है, जो आने वाला ये शब्द है वो किसी भी वर्ब के सेंटेंस में क्रिया के अंत में रहेगा। यानी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अनुवाद करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से। अब देखिए, इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि V5 किसको कहते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग V1 के अंत में S या ES जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा V5। तो अनुवाद करने का ये पहला नियम है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी किसी वर्ब के अंत में S या ES जोड़ते हैं तो वो बनता है हमारा V5। अब देखिए, किस वर्ब के साथ S या ES लगेगा ये डिपेंड करेगा वाक्य पर, ये डिपेंड करेगा वर्ब पर। जब कोई वर्ब, आप लोग नाउन पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि नाउन में हम लोग सीखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उसी प्रकार से वर्ब में हम लोग सीखते हैं प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। जब नाउन में हमारे पास आता है कैट तो हम लोग बना देते हैं कैट्स। जब आता है मैंगो तो हम लोग बना देते हैं मैंगोज। उसी प्रकार से जब हमारे पास आता है वर्ब में गो तो बन जाता है गोज। या आता है रन तो बना देते हैं रन। तो कहने का मतलब हो गया कि जितना सारा रूल लागू होता है नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उतना सारा ही रूल लागू होगा वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। यानी कि कोई भी वर्ब प्लूरल होता है हम लोग उसका सिंगुलर बनाते हैं। तो V5 जितना भी बनेगा सब के सब रहेगा सिंगुलर। अब हमारे पास दो समस्या है कि किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5 लगाएंगे। तो देखिए, जब हमारे पास आ जाए थर्ड पर्सन, ये जो सब्जेक्ट है ये रहे थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ साथ रहे सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन भी रहे और सिंगुलर भी रहे, तब हम लोग प्रयोग करेंगे V5 का। और इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V1 का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 और इसके अलावा सारे वर्ब के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे V1 का। अब जो पर्सन नहीं जानते हैं उनको भी बता देना चाहते हैं, आई बी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, यू को कहा जाता है सेकेंड, और इस तीनों को छोड़कर, यानी आई बी यू को छोड़कर बाकी सारे चीज सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन कहा जाएगा। तो जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि राम स्कूल जाता है, तो जैसे ही इसमें आ गया ता है ती है, हम सबको समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में हो जाएगा यहाँ देखिए राम। अब आप लोग जानते हैं कि राम जो है
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इस्तेमाल करेंगे V5 का। तो यहाँ हो जाएगा गोज, अब स्कूल जा रहा, मंजिल का पता है तो 2 लगाएंगे तो बन जाएगा राम गोज टू स्कूल। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, अगर लिखा हुआ रहेगा वे लोग जाते हैं। अब देखिए वे लोग हैं थर्ड पर्सन, लेकिन वे लोग का मतलब होता है एक से अधिक, और एक से अधिक हो गया यानी प्लूरल हो गए, तो थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है। अब V5 लगने के लिए चाहिए थर्ड पर्सन और साथ में साथ सिंगुलर, ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ V1 लगेगा। अब V1 जाना का हो जाएगा गो। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए आ गया है डू या डज, तो इसमें भी याद रखिएगा जब भी आपके पास थर्ड पर्सन रहे और सिंगुलर नंबर रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब इस्तेमाल करना है डज का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है डू का। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव वाला एग्जांपल लेंगे, जैसे कहेगा कि मेरी पत्नी खाना नहीं बनाती है। ये भी देखिए ता है ती आ गया, तो मेरी पत्नी का हो जाएगा माई वाइफ। थर्ड पर्सन है, एगो है तो सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डज नॉट, अब खाना बनाना का हो जाएगा कुक। तो माई वाइफ डज नॉट कुक। अब इसी में अगर थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल नंबर आ जाएगा या फर्स्ट पर्सन आ जाए या सेकेंड पर्सन आ जाए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डू का। जैसे कहेगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, ऐसा जब आ जाएगा तो बना देंगे आई डू नोट टीच इंग्लिश। तो आई चूंकि यहां फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रहे चाहे सेकेंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, सबके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन रहे सिंगुलर नंबर रहे तब हम लोग प्रयोग करेंगे डज का। चलिए था निगेटिव। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आप लोग याद रखिएगा इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। तो इंट्रोगेटिव में आगे आ जाता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस में WH वर्ड आ जाता है यानी कब क्यों कैसे कहां कौन ये सब आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए डू डज को तब आगे करेंगे जब सेंटेंस की शुरुआत होगा क्या से, जैसे कहेगा कि क्या राम पढ़ता है, तो यहां देखिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फिर लगेगा डज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा राम, अब V1 के रूप में आ गया है रेड। अब इसी सेंटेंस को अगर लिख देगा राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में कब क्यों कैसे कहां कौन क्या WH वर्ड का काम करेगा तो उसकी इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ क्या आ गया देखिए बीच में, यहाँ शुरू में आया है तो डू या डज से काम चलाना है, बीच में आएगा तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, तो हो जाएगा व्हाट डज राम रीड। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड रहेगा तो उसको सबसे पहले लिखना है,
क्या से शुरुआत होगा तो डू या डज का प्रयोग करना है। अब देखिए सेंटेंस में कभी कभी ट्रांसलेशन बनाते समय क्या होता है कि हमारे पास दो वर्ब आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब रहेगा। जैसे कहेगा मैं पढ़ना चाहता हूं, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे बनाते समय, जब भी सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिले तो दो वर्ब में क्या करना है कि दूसरा वर्ब लिखने से पहले आपको टू लगा देना है। जैसे मैं का हो जाएगा आई, चाहना का हो जाएगा वांट, और दूसरा वर्ब है इसमें पढ़ना, तो दूसरा वर्ब के पहले हम लोग टू लगा देंगे, तो हो जाएगा आई वांट टू रीड। ये तो हो गया जब दो वर्ब रहेगा तब। एक बात इसमें और याद रखना है कि यदि सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए और किसी एक वर्ब से पता चले कि उस काम को करने में किसी मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपने मन से प्रश्न उठता है कैसे। तो ऐसे स्थिति में जब भी प्रश्न उठे कैसे, तो अनुवाद करते समय हम लोग हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। यानी दो वर्ब में केवल यहां देखिए टू लगा हुआ है, लेकिन जहां प्रश्न उठ जाए कैसे, कैसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल मन में ही प्रश्न उठना चाहिए, तब उसको टू के भी पहले हम लोग हाउ लगाते हैं। जैसे कोई कहेगा मैं तैरना जानता हूं, मैं तैरना जानता हूं। अब देखिए तैरने में एक मेथड का इस्तेमाल होता है, एक विधि का इस्तेमाल होता है। कोई आदमी ऐसे ही नहीं तैर सकता, उसको सही मात्रा में हाथ पैर चलाना पड़ेगा तब वो तैर सकता है। तो इसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ता है हाउ टू प्लस V1 का। दिखने में इजी लगता है और सब लोग इसको बना देते हैं आई नो स्विम, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको बनाते समय हमको लिखना पड़ेगा आई नो हाउ टू स्विम, तब सही होगा हमारा सेंटेंस। और अगर कोई कह दिया कि मैं साइकिल चलाना जानता हूं, या कहेगा वह कार चलाना जानती है, तो सी नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। कोई कहेगा मैं चाय बनाना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, तो ये था हमारा दो वर्ब में। अगर मेथड का पता नहीं चल रहा है तो केवल उसके पहले टू लगाना है, लेकिन जब कहेगा मैं तैरना जानता हूं तो प्रश्न उठना चाहिए कैसे। कैसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल मन में ही प्रश्न उठाना है। तो तैरने का एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। और लास्ट जो ट्रांसलेशन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो आता है फिक्स्ड प्रोग्राम। फिक्स्ड प्रोग्राम यानी फ्यूचर का वैसी योजना जो पहले से फिक्स कर दिया गया हो और लगभग तय हो कि यह घटना फ्यूचर में उसी दिन घटने ही वाला हो। तो ऐसे में हम लोग भले वो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा गागेगी में, यानी वाक्य के अंत में मिलेगा गागेगी, लेकिन हम लोग अनुवाद करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर। जैसे कहेगा प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे कह रहा है। इसका मतलब देखिए प्रधानमंत्री का रूटीन पहले से फिक्स है। या फिर कहेगा वे लोग अगले साल शादी करेंगे, वे लोग 20 अगस्त को शादी करेंगे। तो जिनका रूटीन पहले से फिक्स रहता है उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी घटना होने की संभावना लगभग फिक्स है, 100% तय है कि घटना होकर ही रहेगा। 1% एक्सेप्शन में कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो कोई वहां आतंकवादी हमला हो गया तो उनका आना कैंसिल हो जाएगा, या फिर मान लीजिए मौसम विभाग में मौसम वैज्ञानिक सूचना दे रहा है कि आंधी तूफान आने वाला, तो फिर उनका आना कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब बनाएंगे तो प्रधानमंत्री का हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो V5 लगेगा, आना का हो जाएगा कम्स,
यहाँ का हो जाएगा हेयर और कल का हो जाएगा टुमारो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों को इतना ही प्रकार का ट्रांसलेशन पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली बार जब टेंस वाला वीडियो आएगी तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आएगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।